कंपनी जब खुल गई तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस कंपनी के अगर 5% शेयर के मालिक हैं तो कंपनी के 5% हिस्से पर हम कब्जा भी कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जब हम बगैर जानकारी के किसी भी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो जाहिर है कि वो फिर एक तरह से गैम्बलिंग हो जाएगी, एक जुए की शक्ल हो जाएगी। शेयर बाजार की सरमायाकारी जो है वो मुस्तकबिल की मतलब स्पेकुलेशन पर नहीं है बल्कि गैम्बलिंग पर होती है, सट्टे की बुनियाद पर होती है। लोग ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कंपनियों के बारे में कुछ जानते नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद खालिद आज़मी मौजूद हैं। अब से पहले डॉक्टर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी क्रिप्टो करेंसी पे, हलाल इन्वेस्टमेंट पे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट पे। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि शेयर मार्केट क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आप देखें कि किसी भी सनअत में जहाँ पर पैदावार होती है तो बड़ी सनअतों का बहुत ज़्यादा रवाज हो चुका है। पिछले तकरीबन जब से ये सनअती इनकलाब आया पूरी दुनिया में, तो सनअती इनकलाब के बाद फिर बड़ी बड़ी सनअतें लगाने का और बड़े पैमाने पर पैदावार हासिल करने का और बाज़ार के बड़े हिस्से पर उन पैदावार के ज़रिए काबिज़ होने का एक तरह से मिजाज बन गया पूरी दुनिया में। और इस तरह की कंपनियां जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खुलती हैं जहां पर पैदावार का बहुत बड़ा एक निज़ाम बनाना होता है, बहुत बड़ी मिक़दार में चीज़ें पैदा करनी होती हैं, तो उसके लिए बड़े सरमाए की भी ज़रूरत होती है। बड़ी कंपनी बड़े सरमाए से ही खुल सकती है। तो ये तकरीबन आप यूँ समझें कि जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनअती इनकलाब आया है, तब से ही इस तरह की कंपनियों का वजूद भी हुआ है, जिन्हें उर्फ़ आम में जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ कहा जाता है। ये बड़ी कंपनियां जो होती हैं उन्हें जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ कहते हैं, या मुश्तरक सरमाया कंपनी कह लीजिए आप इनको उर्दू में। तो इनका ये होता है कि जो लोग इन कंपनियों को बनाते हैं या जो इन कंपनियों को चलाना चाहते हैं, उनके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो इतनी बड़ी कंपनी वो चला सकें। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, वो चलाना चाहते हैं, उसमें 1 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। अब 1 करोड़ रुपया उनके पास नहीं है सरमाया के तौर पर कि जिसके वो इन्वेस्ट कर सकें, सरमायाकारी कर सकें। तो सपोज़ कीजिए 10 लाख उनके पास है, तो 10 लाख सरमाया उन्होंने अपना लगा दिया। बकिया उन्होंने बैंक से कर्ज़ ले लिया। बैंक से कर्ज़ लेने की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। इसमें से सपोज़ कीजिए कि 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए उन्हें बैंक से कर्ज़ मिल गया, तो 10 लाख रुपया है उनका है, 20 लाख रुपया बैंक का कर्ज़ हो गया, 30 लाख रुपया हो गया। अभी भी 70 लाख रुपये की ज़रूरत है उन्हें। तो इस 70 लाख रुपए को फिर वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। इसकी कंपनी की हिस्सेदारी बना देते हैं कि भाई ठीक है, ये 1 करोड़ का सरमाया है, 1 करोड़ के सरमाए में हम इसके 10-10 रुपये के या 100-100 रुपये की हम इसके 1 लाख हिस्से बना देते हैं या 10 लाख हिस्से बना देते हैं। अब 10 लाख हिस्से उन्होंने बना दिए, तो 10 लाख हिस्से बनाने के बाद 1 लाख हिस्सा उन्होंने खुद ख़रीद लिया अपने नाम से, 10 लाख रुपया उनका हो गया। इसी तरह से फिर बकिया, हमने अभी आपको बताया कि पैसा कुछ उन्होंने बैंक से कर्ज़ ले लिया। खैर वो तो बैंक तो हिस्सा नहीं खरीदता बल्कि कर्ज़ देता है। बकिया जो 30 लाख या 40 लाख रुपए ज़रूरत है, वो इन हिस्सों की शक्ल में उनको हम बांट करके 10 रुपये का एक हिस्सा या 100 रुपये का एक हिस्सा वो बाज़ार में हम उसे बेच देते हैं, बेचने के लिए कर देते हैं। इसको IPO कहा जाता है, इनिशियल ऑफरिंग वो होती है। तो अब जो लोग जितना हिस्सा ख़रीद लेते हैं, किसी ने 100 हिस्सा ख़रीदा, 100 रुपये का एक हिस्सा है, 100 हिस्सा ख़रीदा, तो 10,000 रुपये उसका हो गया। 10,000 रुपये के बराबर उसने कंपनी में हिस्सेदारी ले ली। अब 10,000 रुपये जो है वो 1 करोड़ का कितने फ़ीसद होगा? ज़ाहिर है कि 0.समथिंग होगा, वो उतने हिस्से का मालिक हो जाएगा। इसी तरह से किसी ने उस 1 करोड़ रुपये में सपोज़ कीजिए कि 5 लाख रुपये का हिस्सा ख़रीद लिया, तो अब वो 5 लाख रुपये का मतलब ये होगा कि वो 5% का हिस्सेदार हो गया कंपनी में। इस तरह से जिसने जितना हिस्सा ख़रीदा, जो भी हिस्सा मार्केट में आया है, तो उसके लिए जिसने भी जितना हिस्सा ख़रीदा वो कंपनी के उतने फ़ीसद हिस्से का मालिक तस्वुर किया जाता है। मैंने अगर 1 करोड़ में 1 लाख रुपए का शेयर ख़रीद लिया तो मैं 1% हिस्से का मालिक हो गया। आपने 5 लाख रुपए का शेयर ख़रीद लिया तो आप 5% हिस्से के मालिक हो गए। लेकिन एक मसला ये होता है कि कंपनी का वजूद अलग होता है
और इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका वजूद एक तरह से अलग होता है। यानी कंपनी जब खुल गई तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस कंपनी के अगर 5% शेयर के मालिक हैं तो कंपनी के 5% हिस्से पर हम कब्जा भी कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम 10% शेयर के मालिक हैं तो 10% हिस्सा हम कंपनी के कब्जे में ले लें अपने, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब अगर यह है कि हम अपनी हिस्सेदारी ख़त्म करना चाहते हैं तो हम वही शेयर बाज़ार में किसी दूसरे ख़रीदार को बेच दें। कोई ख़रीदार अगर राज़ी हो कि भाई ठीक है इस कंपनी का हम भी हिस्सा ख़रीदना चाहते हैं लेकिन अब कंपनी के पास मज़ीद हिस्सा बेचने के लिए बचा नहीं है, तो हम बेचना चाहते हैं, हमसे उन्होंने ख़रीद लिया, अब वो हिस्सेदार हो गए। आप निकलना चाहते हैं इस कंपनी से, आपके पास हिस्सा मौजूद है, आपने उसे शेयर बाज़ार में बेच दिया, वो दूसरे ने ख़रीद लिया। तो अब ये शेयर बाज़ार में पैसा लगाना या शेयर बाज़ार से पैसा निकालना ये एक अलग मरहला होता है और कंपनी का वजूद अपने आप में एक अलग मरहला होता है। अब ऐसा नहीं होता कि आप कंपनी के मालिक बन जाएं। अगर आप 10% के शेयर के मालिक हैं तो आप 10% कंपनी के मालिक बन जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो शेयर बाज़ार का वजूद आया ही इसीलिए कि अगर कोई भी अपनी हिस्सेदारी को ख़त्म करना चाहता है तो कैसे ख़त्म करे, या कोई नया हिस्सेदार बनना चाहता है कंपनी में तो कैसे बने। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज आया, शेयर बाज़ार आए, वही स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार, ताकि लोग अपनी हिस्सेदारियों को तब्दील कर सकें, कोई नई हिस्सेदारी ले सके, कोई पुरानी हिस्सेदारी बेच दे। तो ये सिलसिला चलता है। शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज क्या दोनों एक ही चीज़ हैं? दोनों एक ही चीज़ें हैं। स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाज़ार एक ही चीज़ है, क्योंकि वो कंपनी का स्टॉक होता है जिसको हम शेयर कहते हैं, वो एक्चुअल में कंपनी का स्टॉक है। 10% स्टॉक है, 20% स्टॉक है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज यानी हम स्टॉक का तबादला करते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज है, उसी को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, उसी को शेयर बाज़ार कहा जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया अक्सर कंपनीज़ सूद की बुनियाद पर चलती हैं, उसके बाद भी बहुत सारे मुस्लिम्स उन कंपनीज़ का शेयर ख़रीदते हैं, तो क्या ये मुसलमान के लिए जायज़ होगा या नाजायज़ होगा इस तरह की कंपनीज़ का शेयर ख़रीदना? देखें, ये शेयर बाज़ार का जितना भी मूवमेंट है वो सारा का सारा उस मुल्क का जो बैंक है या जो सूद की दर होती है, सूद की शरह होती है, उसी की बुनियाद पर ही इसमें मूवमेंट होता है। देखिए, अवाम के पास 2 ऑप्शन होते हैं। जहाँ पर सूद हराम नहीं है या सूद का तस्वूर नहीं है, वहाँ पर ये होता है कि भाई हमारे पास अगर पैसा ज़्यादा है तो इस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पर इसके हम सरमायाकारी करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। मिसाल के तौर पर अगर बैंक जो है अपने ग्राहकों को 10% शरह से सूद देता है, मुनाफा देता है, वो मुनाफा कहा जाता है। बैंक रिटर्न देता है, मुनाफा देता है, 10% शरह से मुनाफा दे रहा है, और शेयर बाज़ार में मुनाफे की शरह हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 20% है। तो ज़ाहिर है कि हम बैंक में पैसा नहीं जमा करना चाहेंगे, बल्कि चाहेंगे कि हम शेयर बाज़ार में पैसा लगा दें, वहाँ 20% मुनाफा कमाएं। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर बाज़ार जो है वो बियरिश है, बाज़ार में मतलब है कि ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है, मुनाफे के आसार कम हैं, और ये अंदाज़ा है कि अगर हम शेयर बाज़ार में पैसा लगाएंगे तो हमें 5% ही मुनाफा मिलने की उम्मीद है, और बैंक 10% मुनाफा दे रहा है, तो हम फिर बैंक में पैसा रख देंगे, वहाँ से मुनाफा या सूद हासिल करेंगे और शेयर में पैसा नहीं लगाएंगे। तो एक तरह से आप यूँ देखें कि ये सब सूद की बुनियाद पर ही इंसान फैसले करता है कि हमें मुनाफे की शरह का सूद स्टैंडर्ड माना जाता है कि भाई स्टैंडर्ड शरह सूद जो देता है वो मुनाफे की स्टैंडर्ड शरह मानी जाती है तिजारत में। अगर सूद बैंक 10% देता है साल में, तो ये भाई स्टैंडर्ड मुनाफे की शरह 10% है। 10% से कम अगर कोई मुनाफा देगा तो पैसा बैंक में रखने के हम क्यों लगाएं कंपनी में। तो ये सूद की बुनियाद पर ही कंपनियों की जो शरह मुनाफा होती है वो तब्दील होती रहती है। कंपनियों की शरह मुनाफा सूद की बुनियाद पर तब्दील होती है। एक तो ये चीज़ हो गई कि सारा मूवमेंट जो शेयर मार्केट में होता है वो सूद के मूवमेंट की बुनियाद पर होता है। सूद जैसे मूव करता है मार्केट में, उसी तरह से शेयर बाज़ार की प्रॉफिटेबिलिटी भी मूव करती है। दूसरी चीज़ ये है कि शेयर बाज़ार में सब कुछ जो हम पैसा लगाते हैं वो उसमें मुनाफा मुस्तकबिल के जो हमें कंपनी का एक तरह से हम अंदाज़ा लगाते हैं, जो स्पेकुलेशन जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, कि हम मुस्तकबिल का एक अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, इसकी शरह मुनाफा बढ़ सकती है, इसके पास कारोबार वसी होता जा रहा है, ये सामान जो कंपनी बना रही है इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है, या फला मुल्क से इस कंपनी को ठेका मिलने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है इस कंपनी का फला मुल्क से। तो जाहिर है कि अगर इस तरह की कंपनी है तो उसके मुनाफे की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो हर आदमी चाहता है कि भाई इस कंपनी में हम पैसा लगा दें, इसका शेयर ले लें,
ताकि मुस्तकबिल में हमें मुनाफा हासिल हो जाए। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो मार्केट में परफॉर्म नहीं करती, अच्छी शरह मुनाफा नहीं देती, या उनका बिज़नेस बहुत डाउन चल रहा है, तो लोग चाहते हैं कि भाई इस कंपनी में बहुत ज़्यादा नफ़ा की उम्मीद नहीं है, तो लोग उसके शेयर को बेच देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। एक चीज़ तो ये होती है। अब जब हम बात करते हैं कि भाई जायज़ या नाजायज़ की, उसमें दो चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जिस कंपनी में हम सरमायाकारी करने जा रहे हैं वो कंपनी कारोबार क्या करती है, हलाल का कारोबार उसका कितना फ़ीसद है, हराम का कारोबार उसमें कितना फ़ीसद है। जिस कंपनी में हमने सरमायाकारी की, पता चला कि उसके सरमाए का बड़ा हिस्सा जो है वो सूद से कर्ज लिया, बैंक से कर्ज लिया हुआ है, सूद पर उसका सरमाया आ जाए, तो जाहिर है कि जो भी मुनाफा होगा उसमें सूद का हिस्सा शामिल रहेगा। ये एक फैक्टर होता है अगर हम मुसलमान के नज़रिए से देखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मूवमेंट हो रहा है उस मोमेंट के लिए हम खुद एक सरमाएदार, एक हिस्सेदार के तौर पर हम उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रखते हों, तब तो हम सरमायाकारी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ए है, हम कंपनी ए में सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो हमें उस कंपनी ए के पूरा पढ़ना पड़ेगा कि उस कंपनी ए में पिछले 5 सालों से उस कंपनी ए ने कितना सरमाया लगाया है, अपने हिस्सेदारों को कितना मुनाफा दिया है, इसने कहाँ कहाँ से कांटेक्ट किया है, क्या क्या चीज़ें बना करके बाज़ार में बेचा है, उसकी शरह मुनाफा क्या रही है। तो फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे भाई फ्यूचर में जब पिछले 5 सालों में इस कंपनी की परफॉर्मेंस रही तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है और हम इसमें पैसा लगा दें, हमें फ्यूचर में मुनाफा मिलने की उम्मीद है। लेकिन आम तौर से जो लोग पैसा लगाते हैं वो ये चीज़ नहीं देखते, वो सिर्फ एक ब्रोकर की मदद से कहते हैं कि भाई फलां कंपनी के शेयर बहुत अच्छे जा रहे हैं तो ज़रा हम उसमें पैसा हमारा लगा दें, उसका शेयर हमें ख़रीद दो, या फलां कंपनी के कारोबार अच्छा नहीं जा रहा है उसका शेयर हमारा बेच दो। यानी ख़ुद हम उस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं होती, तो जब हम बग़ैर जानकारी के किसी भी कंपनी में पैसा लगा लेंगे तो जाहिर है कि वो फिर एक तरह से गैम्बलिंग हो जाएगी, एक जुए की शक्ल हो जाएगी, जिसमें हमें कुछ पता नहीं है कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, ये बिज़नेस क्या हो रहा है, कैसे बिज़नेस कर रही है, इसके तरीक़े क्या हैं बिज़नेस करने के, और हमने पैसा लगा दिया, तो ये शक्ल जुए वाली हो जाती है। आम तौर से इस वक्त दुनिया में ज़्यादातर ममालिक में और ख़ुद हिंदुस्तान में भी शेयर बाज़ार की सरमायाकारी जो है वो मुस्तक़बिल की मतलब स्पेकुलेशन पर नहीं है बल्कि गैम्बलिंग पर होती है, सट्टे की बुनियाद पर होती है। लोग ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कंपनियों के बारे में कुछ जानते नहीं, बस सिर्फ उन्हें शरह मुनाफा ज़्यादा नज़र आती है बैंक के मुकाबले में, तो उसमें पैसा लगा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी नुक़्ते नज़र से ये चीज़ सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डे टू डे की बुनियाद पर पैसा लगाया जाता है कि भाई आज शेयर ख़रीदा कल बेच दिया, कल ख़रीदा परसों बेच दिया, मैं इसको भी मैं समझता हूँ कि ये जायज़ नहीं है कि एक दिन में आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं अपने सरमाए से, यानी कौन सा बिज़नेस, कौन सी हिस्सेदारी आपने ख़रीदा कि एक दिन में ही आपने मुनाफा कमा करके उस हिस्सेदारी को आपने किसी तीसरे को बेच दिया। अगर शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा जाए, ये ख़रीदा जाए, कोई बुनियादी हिस्सेदारी हम लेना चाहते हैं कि भाई अगर हमने 10% शेयर ले लिया तो हम 10% के मालिक बने रहेंगे और नफ़ा या नुकसान दोनों सूरतें में हम आगे आने वाले 10 सालों में 5 सालों में इस कंपनी के 10% या 5% के मालिक रहेंगे और नफ़ा नुकसान दोनों बर्दाश्त करेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन ये ट्रेडिंग करता नहीं कोई, ज़्यादातर लोग बस आज ख़रीदा शेयर कल बेच दिया, ये ट्रेडिंग मुझको ठीक नहीं लगती। डॉक्टर साहब, एक अक्सर ये तावील की जाती है कि कंपनी किस बुनियाद पर चल रही है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो क्या प्रोडक्शन कर रही है और क्या आउटपुट दे रही है। अगर हम वो चीज़ देखें कि कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बना रही है, कुछ और मशीनरी बना रही है, तो वो चीज़ अगर जायज़ है और इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो इस तरह की कंपनीज़ का हम शेयर ख़रीद सकते हैं। वो किस बुनियाद पर चल रही है, किस बुनियाद पर नहीं चल रही, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आउटपुट दे रही हो, जो प्रोडक्शन कर रही है, तो अगर वो चीज़ दुरुस्त है तो उस कंपनी का हम शेयर ख़रीद सकते हैं। तो शेयर ख़रीदने के लिए इस तरह की तावील भी की जाती हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? वही बात आ गई फिर दोबारा कि हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना रहे हैं या वो जायज़ मशीनें बना रहे हैं जिनका इस्लाम में कोई मनाही नहीं है, कोई उसकी फॉरबिडिंग नहीं है, लेकिन ये है कि उस कंपनी ने सरमाया कहाँ से हासिल किया है। जो उसका बड़ा सरमाया है, मान लिया कि 40% सरमाया उसने अपना लगाया हुआ है और 60% सरमाया उसने हिस्सेदारी का लगाया हुआ, हम आप सब हिस्सेदार हैं, लेकिन वो 40% सरमाया कहाँ से उसके पास आया? बैंक से आया है। बैंक से आया तो सूद की बुनियाद पर आया है, यानी उसने अपना कारोबार सूद की बुनियाद पर चलाया हुआ है। अब बढ़ गया है तो कुछ उसने हिस्सेदारी भी बेच दी है, हिस्सेदारी की बुनियाद भी काम कर रहा है।
तो ज़्यादातर कंपनियां तो यही काम करती हैं कि वो पैसा पहले सूद की बुनियाद पर बैंक से उठाती हैं, और जब कारोबार चल जाता है तो फिर मतलब ये है कि शेयर में नफ़ा भी बांटना शुरू कर देती हैं। तो ये भी एक है इशू। बहुत सारे फ़ुक़हा इसके बारे में राय देते हैं कि भाई जो पैसा उसने बैंक से उठाया है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो सूद की बुनियाद पर उठाती है, कैसे उठाती है कंपनी, हमें उसने, हमें तो सिर्फ ये कि जो हिस्सा हमने लिया है हम उसके नफ़ा या नुकसान के ज़िम्मेदार हैं। तो कुछ फ़ुक़हा इसके बारे में राय देते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे कुछ इस पर हैं रिजर्वेशंस हैं कि जब बुनियादी सरमाया और बुनियादी काम जो है वो सूद की बुनियाद पर है, तो उसके आगे अब जो भी तरक्की हो रही है उसमें बुनियाद तो सूद ही की है। बहरहाल है, फ़ुक़हा इसकी इजाज़त देते हैं तो वो चल रहा है। जिस तरह से भाई फ़ुक़हा इंश्योरेंस की भी इजाज़त देने लगे हैं, लेकिन इंश्योरेंस भी मेरी समझ में नहीं आता कि इंश्योरेंस कैसे हो सकता है मौजूदा हालात में, कि जिस सौदे का कोई वजूद ही सिरे से नहीं है और मुस्तक़बिल में वो हो भी सकता है और मुस्तक़बिल नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर भी हम सौदा आज कर रहे हैं। तो मैं इसे गायब सौदे के ज़िम्न में समझता हूँ। लेकिन फ़ुक़हा हैं जो इसकी राय देते हैं, तो अपना है, बहुत लोग, सारे लोग फ़ुक़हा की राय को मानते हैं। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़ी कीमती बातें शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से बताई। उम्मीद है हमारे तमाम मुसलमान भाई जो इसको सुन रहे हैं इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।